गनी लोन साहब ने उस वक्त कुरान पे हाथ रख के ही वॉज द सेम पर्सन जिसने कहा कि सईद अली शाह गिलानी झूठ बोल रहे हैं, वो झूठे हैं। तो तब गिलानी साहब झूठे थे, आज उमर अब्दुल्ला साहब झूठे हैं। पर आज शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सिंधिस जुरिश वनान है यह हसा ये क्या यह नेब्रिम मे वन तो मे क्या दपन पगत नेब्रिम। क्या हमने अलबरक बनाया? क्या हमने हिजबुल मुजाहिदीन बनाई? क्या हमने कोई ऐसी मिलिटेंट तंजीम बनाई? नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इकरा जान। नाज़रीन आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर से इनका जो उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन लड़ेंगे, मैम अगर हम बात करेंगे सजाद गनी लोन की, एक तरफ से वो बताते हैं कि उमर साहब को टूरिस्ट करा देते हैं, तो हाल ही में कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें उन्होंने उमर साहब को कहा कि ही इज़ अ लायर, ये एक तरबाज है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उस सवाल? सजाद गनी लोन साहब ने आज से पहले 5-8 साल सईद अली शाह गिलानी को भी झूठा कहा था। उस वक्त कुरान पे हाथ रख के नोजबिल्ला कुरान शरीफ पे हाथ रख के ही वॉज द सेम पर्सन जिसने कहा कि सईद अली शाह गिलानी झूठ बोल रहे हैं, वो झूठे हैं। तो तब गिलानी साहब झूठे थे, आज उमर अब्दुल्ला साहब झूठे हैं। ये तो रोज रोज का चलता रहेगा। उनके फादर जो थे वो शेख साहब को झूठा बोलते थे, फिर बेटे ने गिलानी साहब को झूठा बोला, अब आज उमर साहब झूठे हैं। तो इनका तो ये कब से चलता आ रहा है। तो मैम अगर हम बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर की, नॉर्थ कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इलेक्शन लड़ने के लिए आई है, तो उन्होंने उसको टूरिस्ट करार दिया, तो उस हवाले से आपका क्या कहना? देखिए, उमर साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पूरी जम्मू और कश्मीर की पूरी स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वो तो बहरहाल अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनकी आती है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वो नॉर्थ कश्मीर के साथ है। टंगमर्ग में उनका आबाई मकान है, टंगमर्ग में वो रहते हैं। तो टंगमर्ग में उनका इनफैक्ट उनकी दादी भी टंगमर्ग से है, वहां उनका आबाई मकान है जहां वो रहते हैं। तो ये चीजें खैर मायने नहीं रखती हैं। ये मायने इसलिए नहीं रखती हैं क्योंकि ये चीजें नहीं रखती हैं क्योंकि सवाल ये है कि अगर शेर कश्मीर के बेटे को आज टूरिस्ट बोला जा रहा है, तो कल को आपको और मुझे टूरिस्ट क्यों नहीं बोला जाएगा? कल को आपको और मुझे बाहर वाला क्यों नहीं बोला जाएगा? अगर आज शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सिंधिस जुरिश वनान है यह सच ये क्या यह नेब्रिम मे वन तो मे क्या दपन पगत नेब्रिम। अगर तुम असामस मज वो असामस मज यमो 20 लाख लुक NRC मज डिक्लेयर कर फॉरेनर यम नेब्रिम, तिमन खतर लगिक बड़ बड़ जेल बनावन तत डिटेंशन सेंटर्स, क्या यम हसा बांग्लादेशी यम यम नेब्रिम। युस BJP NRC सिस्टम BJP कि ये हसा सारे कागज हावन यमिस न कागज आसन सह हसा नेब्रिम। तो ये सजाद गनी लोन साहब जो है ये उसी एक BJP के ग्रांड प्लान की शुरुआत जो है जम्मू और कश्मीर में कर रहे हैं। और अगर आप कहेंगे नहीं आप झूठ बोल रही हैं, आप हमारे होम मिनिस्टर के बयान देख लीजिए NRC पे, दिस इज नॉट नेशनल कॉन्फ्रेंस सेइंग, ये पार्लियामेंट में उनके बयान आ चुके हैं, असम में उनकी कार्रवाई हो चुकी है, पार्लियामेंट में उन्होंने बाज़ाबिता NRC की बात की है, उन्होंने बाज़ाबिता CAA इसी के रिलेटेड लाया। इनफैक्ट आप अमित शाह साहब का बयान पहला जो उन्होंने इस पे दिया था NRC पे, आप उसको देखिए जहां पे उन्होंने कहा। तो दिस इज नॉट मी सेइंग दिस। तो मैम अगर हम बात करेंगे उमर साहब की या सजाद गनी लोन को, इस टाइम पे अगर अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपनी पार्टी का भी सपोर्ट है। अगर हम DDC चेयरपर्सन सफीना बेग की बात करेंगे, उन्होंने भी उसका सपोर्ट थामा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर की एक बागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर बशारत बुखारी ने उमर साहब का सपोर्ट दे दिया है, तो कैसे देखते हैं? पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऐसी तंजीम नहीं है जिसमें सिर्फ एक लीडर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुपवारा जिले में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस हैं, जिसमें बेहतरीन लीडर जैसे चौधरी मोहम्मद रमजान साहब हो, कैसर जमशेद लोन साहब हो, शफकत वटाली साहब हो, करना के हमारे लीडर हो, सैफुद्दीन साहब हो, या
इस तरह के हमारे बेहतरीन लीडर जो हैं वहां पे हैं, कफीलुर रहमान साहब हो। उसके बाद बारामूला जिले की अगर आप बात करते हैं, वहां हमारे पास इतने सारे लीडर्स हैं। उसके बाद बड़गाम जिले की बात करते हैं, बड़गाम जिला जो अब नॉर्थ में आ गया है, बीरवा बड़गाम जो उमर साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे बड़गाम जिला तो खैर रूहुल्लाह साहब का गढ़ रहा करता था। उसके बाद अगर आप गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग में हमारे फारूक शाह साहब हों, या गुलमर्ग में अगर आप फारूक शाह साहब की बात करें, या टंगमर्ग की हमारे लीडर्स की बात करें, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास उस सपोर्ट बहुत सारे लीडर्स का है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सपोर्ट जो है जो अवाम का है। अगर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है और अवाम का सपोर्ट क्यों है, मैं इसमें बस थोड़ी सी वजाहत करना चाहती हूँ। जब आपको हमारे साथ इख्तिलाफ हो ना इख्तिलाफ हो, आपको एनसी पसंद हो ना पसंद हो, एक चीज जो है तारीख जो है उसको कोई नहीं बदल सकता। दिल्ली की एक पॉलिसी रही है जम्मू और कश्मीर में, और जो तारीख जानने वाले होंगे वो बेशक जानते होंगे, व्हाट्सएप वाली तारीख नहीं, किताबों वाली तारीख। जो तारीख जानने वाले लोग हैं वो बिल्कुल समझते हैं कि दिल्ली की एक पॉलिसी रही है जम्मू और कश्मीर को लेके। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब बहुत यहाँ के लोगों ने उनके सपोर्ट्स और प्यार से वो बहुत मजबूत हो गए थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो थे वो बहुत मजबूती से जम्मू और कश्मीर की बात दिल्ली में रख पाते थे। जब बहुत मजबूती से शेर कश्मीर दिल्ली में बात रख पाते थे, दिल्ली डगमगा गई कि एनसी तो इतनी मजबूती से बात रख रही है, अब इस एनसी को कमजोर कैसे करें ताकि जब ये हमारे साथ जम्मू और कश्मीर की बात हमारे साथ नेगोशिएटिंग टेबल पे रखी, इनका वजन ही ना हो। उसमें उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी खेली बी टीम सी टीम को बनाने की। पहले बख्शी बी टीम, पहली बख्शी बी टीम था। 1953 में जब बख्शी आया उसने पहले ही एक्सेशन को रेटिफाई कर दिया। उसने दूसरी चीज की, उसने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब तो जेल में थे, शेर कश्मीर, उसके बाद एक्सेशन को बख्शी ने रेटिफाई कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तर्ज पे बनाया जो 370 का कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद जो पास यहाँ पे हुआ करता था उस पास को खत्म कर दिया। तो बी टीम ने जो है अपना काम बखूबी किया। उसके बाद दूसरी बी टीम को लाया गया, सादिक साहब की बी टीम को। याद कीजिएगा कि सादिक साहब की जो बी टीम थी उसकी कैबिनेट में सजाद गनी लोन साहब के फादर गनी लोन साहब उनकी कैबिनेट में हुआ करते थे। जितना डैमेज 370 को बख्शी साहब उतना नहीं कर पाया जितना सादिक साहब ने किया। प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को चीफ मिनिस्टर के पोस्ट में कन्वर्ट किया गया सादिक साहब और गनी लोन साहब की गवर्नमेंट ने। जब एक बार उसको कन्वर्ट कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को यहाँ लाया गया, अब प्रेसिडेंशियल रूल यहाँ आ सकता था, अब यहाँ पे इमरजेंसी कानून लग सकते थे, गवर्नर का रूल ला सकता था, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट चेंज हो गया। तो जो सबसे बड़ा ब्लो था वो गनी लोन और सादिक की गवर्नमेंट ने दिया। शेख साहब को इस वक्त भी जेल रखा गया था। ये उसके बाद की बी टीम थी। उसके बाद कुछ कुछ चीजें जो है मीर कासिम ने की, वो तीसरी सी टीम थी। उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से आई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यूज्ड टू सिट डाउन एंड नेगोशिएट विद देम, क्योंकि हमारा तो दिल्ली के साथ 24/7 अंडा था। 1983 में जब हम फिर से आए, फिर से दिल्ली ने हमारी हुकूमत को गिराया। 1987 में जब आए, फिर से 1989 में दिल्ली ने हमारी हुकूमत को गिराया, क्योंकि हमें तो हुकूमत बनाने दिया नहीं जाता था। आज भी इलेक्शन इसी वजह से डिले हो रहे हैं पिछले 6 साल से कि इनको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आएगी, बी टीम सी टीम्स को पैसे दिए जा रहे हैं, मजबूत किया जा रहा है, लेकिन हो नहीं रहे हैं। इस वजह से इलेक्शन आज फिर से डिले किए जा रहे हैं, पता है एनसी आएगी। तो ये 1983, 1989, 2018 एनसी को आने दिया नहीं जा रहा। फिर फाइनल ब्लो जो 370 का था वो 2014 में, जब फिर से अलग बी टीम्स जो बीजेपी, पीसी और पीडीपी की गवर्नमेंट बनी, आखिरी कील जो 370 की इस कब्र में खुद डाला गया वो इसी गवर्नमेंट ने किया, 2014 की गवर्नमेंट में। तो ये बी टीम्स और सी टीम्स हैं, तारीख इस बात की गवाह है कि इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है दिल्ली के लिए। उसके बाद 1977 में आपको याद दिला दूं, तब जनता पार्टी भी थी, जनता पार्टी को भी हमारे खिलाफ खड़ा किया गया था। जनता पार्टी में उस वक्त की जनसंघ हुआ करती थी। जनसंघ जो थी, जनसंघ बेसिकली उस टाइम बीजेपी को जनसंघ कहा जाता था। जनसंघ जनता पार्टी का पार्ट था। उस वक्त भी गनी लोन साहब जनसंघ के साथ थे।
तो गनी लोन साहब ने बहुत सारा इख्तियार देखा है, तब भी इतनी पार्टियों का सपोर्ट होके गनी लोन साहब हार गए, जनता पार्टी हार गई। आज भी चाहे उन्हें बीजेपी सपोर्ट कर रही हो, अल्ताफ बुखारी सपोर्ट कर रहे हो, मुजफ्फर बेग सपोर्ट कर रहे हो, जो जो भी सपोर्ट कर रहा हो, ये आज बहुत 1977 का हाल है। आज भी उनको जो भी सपोर्ट करेगा उन्हें यहाँ की आवाम हराएगी, ये आप में से लिख के ले लो। तो मैडम आपने ए टीम, बी टीम, सी टीम की बात की है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से कि बी टीम, सी टीम कौन है? तरुण चुग साहब किन से मिलते हैं दिन दहाड़े? वो बी टीम है। गवर्नर साहब के पास चिट्ठी लेके कौन जाता है? गवर्नर साहब के पास कहता है कि मैं खुद 2 एमएलए हूँ, मेरे पास 18 बीजेपी एमएलए का सपोर्ट है, मैं सरकार बनाना चाहता हूँ। तरुण चुग जब बयान देते हैं वो क्या कहते हैं कि कौन से लीडर हैं जिनको बीजेपी के कोटा पे 2014 में मिनिस्टर बनाया गया, जिन्हें बीजेपी ने मिनिस्टर बनाया। मैम अगर अपोजिशन की बात करेंगे, अपोजिशन आप ही ये इल्ज़ाम देती है कि ये आज भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ये इसी बेस पे आज इलेक्शन लड़ रहे हैं नॉर्थ तो कश्मीर। कौन से ऑपोजिशन हम पे ये इल्जाम लगाती है? क्योंकि अल्ताफ बुखारी साहब तो वो तो क्लियरली बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ है। उन्होंने अपना क्लियरली सपोर्ट सजाद लोन को दिया है। सजाद लोन साहब ने क्लियरली कहा है अल्ताफ बुखारी साहब मुझे मैम support कर रहे अल्ताफ हैं। बुखारी ने कल लोगों से खिताब करते हुए कहा कि शेख साहब ने कहा है कि जो 370 है ये कोई कुरानी आयत नहीं है, इसको बदला नहीं जा सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो अ, शेख साहब ने ऐसा कभी नहीं बोला है। दूसरी बात तो 370 जो था, 370 इस उस वक्त की बात है कि 370 इस वजह से था कि 370 एक्सेशन था इंडिया के साथ। तो शेख साहब का बोलने का मतलब उस वक्त प्लेबिसाइट फ्रंट के दायरे में था कि अगर उस वक्त के वक्त अगर प्लेबिसाइट नहीं होगा तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को बखूबी समझती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 370 ने परमानेंट स्टेटस इख्तियार कर लिया था। ये एक परमानेंट स्टेटस इसका इख्तियार हो गया था जो बार बार कोर्ट्स ने इसको बार बार माना था और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मानती थी कि इसने एक परमानेंट स्टेटस इख्तियार कर लिया था और एक्सेशन ने एक परमानेंट स्टेटस इख्तियार कर लिया था। लेकिन उसमें जो 2019 का फैसला हुआ वो हमारे पे एक छुरा घोंपने की बात थी। मैम अगर अल्ताफ बुखारी की एक बार फिर हम बात करेंगे, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि आज तक कश्मीर में 1 लाख लोग मारे गए हैं। उसका ये कहना है कि वो उनका जो मारने का वो था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का हाथ है उसके पीछे, तो क्या कहना चाहिए? मुझे एक बात बताइए आप, 2-3 चीजें हैं। दो दो तरह के लोग थे जिनके बीच जंग हुई थी। एक तो एक तरह से मिलिटेंट्स थे, ठीक है ना, मिलिटेंट तंजीमें थी। दूसरी तरह से सेंट्रल फोर्सेस थे। सेंट्रल फोर्सेस मतलब आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये दोनों आपस में जंग कर रहे थे। लेट अस टॉक इमोरली, एपॉलिटिकली। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी मिलिटेंट तंजीम का हिस्सा थी? क्या हमने अलबरक बनाया? क्या हमने हिजबुल मुजाहिदीन बनाई? क्या हमने कोई ऐसी मिलिटेंट तंजीम बनाई? नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वो तंजीम है जिन्होंने बार बार कहा, बार बार हमने, फारूक साहब ने बोला कि अगर आपको फारूक साहब पसंद नहीं है हम सरकार छोड़ देंगे, लेकिन ये गन मत उठाओ, इससे तबाही उठ जाएगी। ये तो उनका बयान हजरत बल का भी है ऑन रिकॉर्ड, ये तो उनका बयान रेडिसन का भी पैलेडियम सिनेमा उस टाइम पे हुआ करता था, उसके बाहर भी उन्होंने बयान दिया है। तो हमारे तो 5000 वर्कर मारे गए। जो तंजीमें, अलबरक जैसी तंजीम जिन्होंने उस वक्त लोगों को मरवाया, हजार रुपए पे लोगों को मरवाया, आज वो बीजेपी की गोद में बैठ के, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में बैठ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहते हैं आपने किया। भाई हमारी क्या अलबरक तंजीम हमारी थी? हिजबुल मुजाहिदीन हमारी थी? कोई तंजीम बताइए जो हमारी थी। उल्टा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5000 वर्कर शहीद हो गए। एक एक गांव में तो हमारे 35-35 वर्करों को मारा गया, हमारे तो घर जलाए गए। मैम अगर अल्ताफ बुखारी की एक और उसने बात कही है कि वो सारे इल्जाम, अगर 370 की बात करेंगे, उसका कहना है कि 370 जब हटाया गया कश्मीर में तो पार्लियामेंट में इन्हीं के मेंबर्स थे, 370 की बात नहीं कर पाए, तो क्या कहना चाहिए? पहली बात तो उस वक्त 2019 में 5 एमपीज थे।
5 एमपीज में से 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, 2 पीडीपी के थे। पीडीपी के 2 मेंबर जो थे वो वोटिंग के दिन भाग गए, उन्होंने वोटिंग से एब्सटेन किया, दे डिड नॉट वोट 2 एमपीज ऑफ द पीडीपी। वन ऑफ द एमपीज जो उस वक्त का एक एमपी है वो आज उनका फिर से एमपी कैंडिडेट है, जिसने उस वक्त 370 पे वोट नहीं किया था। जो 3 एमपीज थे जिन्होंने गुहार 370 की लगाई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमपीज थे। लेकिन शर्म की बात तो ये है, जब 2019 में सारे लीडर्स को बंद किया गया, फारूक साहब को जेल में बंद किया गया, एमपीज को जेल में डाला गया, हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स को जेल में बंद किया गया, सिर्फ एक लीडर खुले थे, वो थे अल्ताफ बुखारी साहब। उनको खुला क्यों रखा गया था, ये सवाल करने की जरूरत है। खुला रख के वो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके दूसरे दिन अपनी पार्टी बनाते हैं। तो मैडम अगर एक बार फिर हम नॉर्थ कश्मीर चले जाते हैं तो नॉर्थ कश्मीर से इस वक्त इंजीनियर रशीद भी मैदान में आ रहे हैं। एक तरफ से इंजीनियर रशीद, दूसरी तरफ से सजाद गनी लोन, तीसरी तरफ से फयाज मीर। तो कैसा मुकाबला है, क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि कैसा मुकाबला है और किसके साथ मुकाबला? देखिए, हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ है। इट्स वेरी सिंपल। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त, अगर आप करगिल के इंतखाबात की बात करेंगे, अगर वहां पे बीजेपी को कोई हरा पाई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी। जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट्स को आज 1953 से कोई हरा पाई है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। अब ये लोगों तक है कि क्या वो 2014 की गलती फिर से है, इस बात का कि आज जम्मू और कश्मीर की आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि 2014 की वही गलती फिर से दोहराई। मैम आपने फिर से एक बात कही कि हमारी जो लड़ाई है बीजेपी के साथ है, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी अगर साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, उनके कैंडिडेट्स है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ? क्यों नहीं है उनके कैंडिडेट्स? कौन है कैंडिडेट? उनके कैंडिडेट क्यों आप कहते हैं कि उन्होंने कैंडिडेट रखे ही नहीं है? करेक्ट, यू राइट, उन्होंने कैंडिडेट नहीं रखे हैं। सवाल है कि क्यों नहीं रखे? एक इतनी बड़ी तंजीम कैंडिडेट्स को क्यों नहीं रखती है? आप समझ रहे हैं ना? व्हाट आई एम सेइंग इज कि उन्होंने कैंडिडेट रखे क्यों नहीं अपने? आप बताइए क्यों नहीं रखे? क्योंकि किसी न किसी तंजीम को तो वो सपोर्ट कर रहे थे। जब आप अलायंस देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू की 2 सीटों पे अपना कैंडिडेट नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हम वहां कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने कश्मीर की 3 पार्लिमानी सीटों पे कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट उठाया ही नहीं। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो मुझे आप बताइए, बीजेपी ने 3 सीटों पे कैंडिडेट नहीं उठाया क्योंकि वो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो कैंडिडेट नहीं उठाते ना अलायंस में, बिकॉज यू आर सपोर्टिंग समबडी। हु आर दे सपोर्टिंग? अमित शाह साहब ने अभी हाल ही में उधमपुर में बयान दिया, कहा कि कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर हम सभी पार्टियों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो खुद बोल रहे हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो खुद बोल रहे हैं उन्होंने कैंडिडेट क्यों नहीं उठाया। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो आपके कहने का मतलब है कि कहने का मतलब मेरा लोग आवाम समझ जाएगी। उनको इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान नहीं देखना है, उनको अमित शाह साहब का बयान देखना है। उनको वही समझ आएगा कि अमित शाह साहब बोल क्या रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ। हम कितनी बार वही बात करें जो आज साफ साफ तौर पे सामने है। तो मैम अगर बात पीडीपी की हम करेंगे कि आपका जो अलायंस है इस टाइम कांग्रेस के साथ हो गया, नॉर्थ कश्मीर से भी, सेंट्रल कश्मीर से भी, तो आपने पीडीपी के साथ क्यों नहीं अलायंस? पहली बात तो ये नेशनल इलेक्शन है। नेशनल इलेक्शन इस वक्त बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस में लड़ा जा रहा है। पूरे मुल्क में इस वक्त बीजेपी एनडीए, मतलब उनकी पार्टीज एनडीए वर्सेस इंडिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, पीडीपी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, सीपीआई भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इसमें इंडिया अलायंस ने एक सर्वे किया, पुराने वोट शेयर देखे, 2019 का वोट शेयर देखा, उसकी बिना पे कहा कि ये 3 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जानी चाहिए। ये 2 सीटों, इन 3 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीतने के बहुत अच्छे चांसेस हैं और इन 2 सीटों में कांग्रेस के जीतने के बहुत अच्छे चांसेस हैं।
जिन तंजीमों को सीटें मिली भी नहीं, जैसे आम आदमी पार्टी, जैसे सीपीआई, जैसे अलग अलग तंजीमें, उन्होंने कहा ठीक है, वी एक्सेप्ट दिस सर्वे, सर्वे के मुताबिक हुआ है, 2019 के वोट शेयर के हिसाब से हुआ है, इंडिया अलायंस कंटिन्यूड, लद्दाख में भी दी इंडिया अलायंस कंटिन्यूज, जम्मू और कश्मीर में भी दी इंडिया अलायंस कंटिन्यूज। 6 पॉलिटिकल पार्टीज ने साथ में इलेक्शन लड़ा, इसमें से सिर्फ एक तंजीम निकल जाती है, वो है पीडीपी, और कहती है नहीं जी हम अपने कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे। उन्होंने ये नहीं है कि वो उन्होंने सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, वो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीआई, आम आदमी पार्टी, हर तंजीम के खिलाफ पीडीपी इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है। तो आप जाके उनसे पूछिए क्यों वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस से बाहर निकल गए, जबकि ये प्रॉपर एक सर्वे की बिना पे ये शीट शेयरिंग हुई थी। लेकिन अगर एक तंजीम निकलती है, 2 तंजीम निकलती है, उससे इंडिया अलायंस की मजबूती को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इंडिया अलायंस जो लड़ाई बीजेपी के साथ करने को निकली है, वो लड़ाई हमने करगिल में भी की, 26 में से इंडिया अलायंस ने 23 सीटें जीती, और इंशाल्लाह जम्मू और कश्मीर में 6 की 6 सीटें जीत के बीजेपी को एक शिकस्त देंगे। मैम एक आखिरी सवाल है, इसमें 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा तो उसके बाद हम कर लेंगे इसको कंक्लूड। मैम अगर हम बात करेंगे अपोजिशन की, अपोजिशन आप पे ये इल्ज़ाम लगाती है कि अफजल गुरु की जो फांसी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिला दी, तो कैसे देखते हैं? देखिए, अपोजिशन को लगता है कि जम्मू और कश्मीर की आवाम अनपढ़ है। जम्मू और कश्मीर की आवाम ये समझती है कि अफजल गुरु जो थे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेल में थे, और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से तिहाड़ में वो बंद थे, उन्होंने दिल्ली से ही उनको लेके दिल्ली में फांसी दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है मुझे समझ नहीं आता। लेकिन ऑपोजिशन जो हमारी है उनको लगता है जम्मू और कश्मीर की आवाम अनपढ़ है, और जम्मू और कश्मीर की आवाम को ये नहीं समझ आता कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर्स होते हैं, वो क्या क्या कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या, उनके अलग अलग पावर्स क्या हैं। उनको लगता है कि आवाम अनपढ़ है, आवाम को कुछ पता नहीं। क्या मैसेज रहेगी, अब इलेक्शन आने वाले हैं, क्या मैसेज रहेगी लोगों? देखिए, मेरी मैसेज लोगों को यही रहेगी कि अपना वोट दीजिए। कहीं ना कहीं हमने वोट ना दे के एक बॉयकॉट की मुहिम चला के, ये कह के कि ये सारे लोग एक जैसे हैं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं हमने जम्मू और कश्मीर का इस बात से बहुत नुकसान किया। और मैं उनकी बात नहीं, मैं अपनी बात भी कह रही हूँ, क्योंकि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस 2019 के बाद ज्वाइन की, जब मैंने जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी और मैंने देखा कि यहाँ हो क्या रहा है और क्या नहीं करना है, तब तक मैंने भी कभी वोट जिंदगी में नहीं दिया था। इस बार इंशाल्लाह मेरा भी पहला जिंदगी का वोट होगा, और इस वजह से होगा कि अब हमारे पास वोट ना देने की, उस दिन सोने की, अब वो लग्जरी हमारे पास नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करके। नाज़रीन आपको बता दें ये थी हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफरात जान। फिलहाल आप बने रहिए RNA के साथ, मैं वकार मंदू, श्रीनगर।